हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के लिए जीएस की हमारी मास्टर वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री से रिलेटेड हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री का तीसरा भाग जो है हमारा वो है मॉडर्न हिस्ट्री का आज का सेशन। इसमें हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चन बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस हमको ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, जिससे कि एक या दो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं आपके 100% आप बिल्कुल सही कर पाओ। अगर आपने फ्रेंड्स इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, सिस्टमेटिक आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो का अगर PDF डाउनलोड करना है या फिर टेस्ट की प्रैक्टिस करना है तो आप 100 आवर का मेरा जो कोर्स है एसएससी स्पेशल कोर्स 500 रुपीज़ का कोर्स है, उसके अंदर मैंने ऑप्शंस दे रखा है, अलग एक फोल्डर बना रखा है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिख जाएगा, उसमें ऑप्शन दे रखा है। तो चलो बिना किसी देरी के अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसने किया है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ये आंसर करेक्ट होगा। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। उन्होंने बिहार में बकाष्ठ आंदोलन 1937 से लेकर जो 39 तक चला उसका नेतृत्व भी किया था, जिसका नारा था जो खेती करेगा उसी का हक। यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा ने। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नाटक लिखा। यह नाटक 1860 में प्रकाशित हुआ था। इसने ब्रिटिश बंगाल मालिकों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण और क्रूरता को उजागर किया था, जिससे बंगाल में नील विद्रोह को बढ़ावा मिला। तो दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नाटक लिखा है। सी आंसर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापा मारा गया था? मतलब चटगांव आर्मरी रेड मारी गई थी। किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में? 18 अप्रैल 1929 को यह रेड मारी गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश हथियारों पर कब्जा कर क्रांति को तेज करना था। इस आंदोलन में कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदार और कई युवाओं ने भाग लिया था। तो सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव आर्मरी रेड मारी गई थी। ए आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था? 1877 में, 1877 पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, जब क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। इसके बाद दो और दरबार हुए, 1903 में और 1911 में। 1911 का दरबार बहुत ही खास था क्योंकि उसमें ब्रिटिश सम्राट मोनार्क पहली बार भारत आए थे। यहाँ पर 1877 में पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? किस अधिनियम के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की शक्ति जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। यह निर्णय 1857 के विद्रोह रिवोल्ट के बाद लिया गया, ताकि प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ सके। तो ए आंसर करेक्ट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भारत के वायसराय की बात करें, कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उन्होंने 1910 से 1916 तक शासन किया था। उन्हीं के काल में कैपिटल भी शिफ्ट की गई थी कलकत्ता से दिल्ली। इन्हीं के टाइम में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गांधी जी के 1917 के सत्याग्रह से संबंधित है? कौन सा स्थान? चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। ये उनका पहला सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन था। यहाँ पर नील उत्पादक किसान को अंग्रेज द्वारा जबरदस्ती खेती करने को मजबूर किया जाता था। गांधी जी ने पहली बार लोगों की समस्याओं को सुनकर कानूनी और अहिंसक तरीके से आंदोलन किया था। तो कौन सा स्थान गांधी जी के 1917 के सत्याग्रह से संबंधित है? चंपारण। बी आंसर। अगला है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में 1920 से 1942 तक के
स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक संघर्षों को विस्तार से बताया है। ये किताब भारत की आज़ादी की लड़ाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। ये जो पुस्तक है उन्होंने यूरोप में रहते हुए लिखी थी। ये उनकी क्रांतिकारी सोच का एक प्रमाण भी है। सुभाष चंद्र बोस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया वह आंदोलन कौन सा था जिसे 2 शाखाओं में संचालित किया गया था? कौन सा था? होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। देखिए, बाल गंगाधर की जो लीग थी वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक में सक्रिय थी, जबकि एनी बेसेंट की लीग मद्रास और बाकी भारत में फैली हुई थी। इसका उद्देश्य सेल्फ रूल, स्वशासन की मांग करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण था। तो होम रूल लीग यहाँ पर करेक्ट होगा। वुडहेड आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो वुडहेड कमीशन की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1944 में की थी ताकि 1943 के भयंकर बंगाल अकाल की जांच की जा सके। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन वुडहेड थे, इसीलिए इसका नाम वुडहेड कमीशन रखा गया। इस अकाल में लाखों लोग मारे गए और रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15 लाख मौतें हमको देखने को मिली थी, जबकि वास्तविक आंकड़े इससे कई अधिक माने जाते हैं। इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश पॉलिसीज की विफलता को उजागर किया था। तो वुडहेड आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? 1943 का बंगाल अकाल। सी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हमारे पास एग्जाम तक बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 30 से 50 दिन हमारे पास बचे हैं और जीएस का सिलेबस किसी से छुपा नहीं है, इतना बड़ा है। अगर बिना डायरेक्शन के पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरी तरीके से सिर घूम जाएगा। ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में फ्रेंड्स, जो मैंने 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है वो इसी समय के लिए बनाया हुआ है कि भैया एग्जाम से जस्ट पहले हम किस तरीके से जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको कंटेंट दिया है। बहुत सारी जगह पर हमने ट्रिक से भी पढ़ा है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं जो याद करना डिफिकल्ट होते हैं, हमने ट्रिक से याद करें। आर्टिकल को याद करना डिफिकल्ट होता है तो हमने ट्रिक से करें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने कोर्स बना के दिया है। कोर्स का मकसद एक ही है, आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन और कॉन्फिडेंस देना। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड। रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए हैं। सबसे ज़रूरी, जीएस का वो हिस्सा मैंने आपको दिया है इस कोर्स के अंदर जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपये थी, बट 5 मंथ की वैलिडिटी के लिए स्पेशली एसएससी स्टूडेंट के लिए, एसएससी सीजीएल का पेपर सर पे खड़ा है, तो 500 रुपये में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिटरली 18 से 20 क्वेश्चन जीएस से सही करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे एनरोल करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है इस वीडियो के, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाकर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा, वहां पर कोर्स बाय अक्षय सर में जाना, वहां पर आपको एसएससी सीजीएल 100 आवर जीएस का स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, उसको एनरोल कर लेना। एंड बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 100 घंटे अच्छे से स्टडी कर लो, जीएस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मैंने और मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ये बिल्कुल गारंटी है। तो चलो वापस आते हैं अपने लेक्चर पर, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इन्होंने विधान परिषदों की शक्ति बढ़ाई और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया। तो ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार से संबंधित हैं। यहाँ पर बी आंसर 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में मेरठ के सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी? किस तारीख को शुरू करी थी? 10 मई को। इस दिन मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और ब्रिटिश अफसरों को मारकर दिल्ली की ओर बढ़े थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। इस घटना ने 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश म्यूटिनी और भारतीय फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। देखिए, भारत के अलग अलग हिस्सों में कई स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में ये 1857 का जो विद्रोह था ये फैला हुआ था। अलग अलग स्थानों से हमको नेतृत्व किसने किया था ये एग्जाम में पूछते हैं। तो दिल्ली में नाम मात्र के नेता अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्व सेना के जनरल बख्त खान ने किया था। कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। उनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे। इस विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार में
जगदीशपुर में बात करें तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। बरेली में खान बहादुर खान के नेतृत्व में हुआ था। एंड फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में। ये भी दिमाग में रख के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1934 में बनाया गया था। केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश एक आयोग द्वारा की गई थी, जिसे क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। उस आयोग को कहा जाता है हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। इस आयोग ने 1931 में सिफारिश की थी कि भारत को एक केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक की जरूरत है। इसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1934 में आरबीआई एक्ट के तहत की गई और 1 अप्रैल 1935 को यह काम करने लगा। तो हिल्टन यंग आयोग। ए आंसर। 1857 के खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इस विद्रोह को पाइक विद्रोह भी कहा जाता है। खुर्दा बेसिकली ओडिशा का एक क्षेत्र है। 1817 में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। पाइक मतलब पारंपरिक योद्धा वर्ग है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि नीति और भारी कर रेवेन्यू पॉलिसी से परेशान होकर विद्रोह पर उतर आए थे। इस विद्रोह के अगर प्रमुख नेताओं की बात करें, जिसमें शामिल मुख्य नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु थे। ये जो विद्रोह था 1857 से पहले एक प्रमुख और संगठित सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। कई इतिहासकार इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो 1817 में खुर्दा का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ओडिशा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसने कहा था? देखिए, जेम्स रेनेल को भारत का पहला सर्वेयर जनरल कहा जाता है, मानचित्रकार प्रमुख कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1767 में उन्हें बंगाल का सर्वेयर नियुक्त किया था और हिंदुस्तान का पहला वैज्ञानिक नक्शा, साइंटिफिक मैप तैयार करने का कार्य सौंपा था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। रेनेल ने मेमायर ऑफ अ मैप ऑफ हिंदुस्तान भी लिखा, जो कि 18वीं सदी में भारत के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी था। यहाँ पर ए आंसर। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने बनारस में 1791 में की थी। इसका उद्देश्य था संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करना और हिंदू लॉ और परंपराओं का संरक्षण करना। यह भारत में मॉडर्न एजुकेशन और पारंपरिक ज्ञान के मेल का एक प्रारंभिक प्रयास भी था। बाद में 1817 में कोलकाता में भी हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, लेकिन यह अलग संस्था थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1791 में बनारस में हुई थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पेश किया था? कब पेश किया था? 1861 में। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम से पहले सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें अलग अलग काम करती थी। 1861 का यह कानून जुडिशियल यूनिफिकेशन की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम था। यह अधिनियम ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित किया गया था। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव भी बना। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861। तो यहाँ पर 1861 डी आंसर करेक्ट होगा। 1854 का वुड का डिस्पैच मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो वुड्स डिस्पैच को भारत में आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन की नींव कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ने यह डिस्पैच 1854 में ब्रिटिश सरकार को भेजा था, जिसमें शिक्षा के लिए एक संपूर्ण योजना दी गई थी कि प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा व्यवस्था विकसित करना, महिला की शिक्षा, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देना, एलिमेंट्री एजुकेशन स्थानीय भाषाओं में और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय और अनुवाद विभाग की भी स्थापना की यहाँ पर बात की गई थी। तो 1854 का वुड डिस्पैच मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित था। समता सैनिक दल का गठन 1927 में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा किया गया था? किसने करा था समता सैनिक दल का गठन? BR अम्बेडकर ने। इसका उद्देश्य था दलित मतलब वंचित वर्ग और शोषित जातियों को आत्मसुरक्षा और संगठित संघर्ष के लिए तैयार करना, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनके खिलाफ जागरूकता फैलाना। ये एक अनुशासित सामाजिक संगठन था जो आज भी भारत में कार्यरत हैं। भीमराव अंबेडकर की हमने बात करी, तो इनके द्वारा बनाए गए अन्य अगर प्रमुख संगठन की बात करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना करी थी 1924 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी 1936 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी थी 1942 में। एंड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी 1956 में। तो ये भी दिमाग में रखते चलिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। समता सैनिक दल का गठन 1927 में किसने किया था? BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट आता है, सिदो और कान्हू निम्नलिखित में से किस जनजाति विद्रोह के नेता थे?
किस जनजाति विद्रोह के नेता थे? संताल विद्रोह के। संताल विद्रोह 1855 से 1856 तक का एक बड़ा जनजातीय आंदोलन था जिसका नेतृत्व सिदो और कान्हू ने किया था। यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश उपनिवेशी अधिकारी ऑफिसर्स के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था। संताल आदिवासी मूलतः झारखंड, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में बसे थे। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र झारखंड था। तो सिदो और कान्हू निम्नलिखित में से किस जनजाति विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह के। 1792 में दरोगा प्रणाली को भारत में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा पेश किया गया था? तो दरोगा सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1792 में लागू की थी। यह प्रणाली पुलिसिंग को सशक्त करने के लिए बनाई गई थी। दरोगा थाने का प्रमुख अधिकारी को थाना क्षेत्र में अपराध रोकने, न्याय व्यवस्था में मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था? कौन सा सिख सुधार आंदोलन? सिंह सभा आंदोलन। इसकी शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सिख आइडेंटिटी को बचाना और मजबूत करना। इसके अलावा ईसाई मिशनरी आर्य समाज के प्रचार से सिख धर्म को बचाना, सिख युवाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और धार्मिक ग्रंथों को प्रचारित करना। ये एक सोशल रिफॉर्म आंदोलन था। बाद में खालसा कॉलेज की स्थापना भी इसी विचारधारा से हुई। तो सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था। खुदाई खिदमतगार एक स्वयंसेवी संगठन भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा स्थापित किया गया था? तो खुदाई खिदमतगार एक नॉन वायलेंट और वॉलेंट्री संगठन था जिसकी स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। किसने करी थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इस संगठन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध और शिक्षा व समानता का प्रसार करना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दुख व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? किस घटना का विरोध करते हुए? जलियांवाला बाग हत्याकांड का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था जब जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई थी। इस क्रूरता के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में अपनी नाइटहुड मतलब ब्रिटिश उपाधि को लौटा दिया था। ये उनका शांतिपूर्ण विरोध था। उन्होंने एक पत्र में लिखा कि मैं ऐसे शासन से सम्मान नहीं ले सकता जो निर्दोषों की हत्या करे। इस घटना ने पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश फैला दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। नेक्स्ट आता है ब्रिटिशों द्वारा वीडी सावरकर को अंडमान जेल किस वर्ष भेजा गया था? किस वर्ष भेजा गया था? 1911 में। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर को 1910 में लंदन से गिरफ्तार किया गया था। उन पर नासिक के कलेक्टर की हत्या में सहयोग का आरोप था। भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया और 1911 में उन्हें 2 लाइफ सेंटेंसेस 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अंडमान सेलुलर जेल काला पानी में रखा गया जहां पर अत्यंत कठोर यातनाओं का उन्होंने सामना किया और जेल में भी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करते रहे। तो 1911 में उन्हें अंडमान जेल भेजा गया था। 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में आयोजित हुआ था। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। यह कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका पहला और आखिरी अवसर था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अहिंसक राष्ट्रवाद, नॉन वायलेंट नेशनलिज्म की नीति को कांग्रेस में मजबूत किया। तो महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। ए आंसर। अगला आता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है और फाउंडर दे रखा है। प्रार्थना समाज, यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल करेक्ट है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, ये भी करेक्ट। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, ये भी करेक्ट है। तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष, ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। इस सभा का उद्देश्य क्या था? वेदों और उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार करना और ब्रह्म समाज की विचारधारा को मजबूत बनाना। अरविंद घोष का तत्वबोधिनी सभा से कोई भी संबंध नहीं था। वे बाद में 20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए थे और बाद में योग और दर्शन के क्षेत्र में काम किया था उन्होंने। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसका अर्थ था कि अब भारत केवल डोमिनियल स्टेटस की मांग नहीं करेगा बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहेगा। इस अधिवेशन के बाद ही 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जो बाद में 15 अगस्त 1947 की नींव बना। गांधी जी ने उस समय असहयोग और नमक सत्याग्रह पर भी फोकस किया था। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू करेक्ट होगा। ईश्वरचंद विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वत्ता के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ईश्वरचंद विद्यासागर एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और लेखक थे। उन्होंने चाइल्ड मैरिज, बहुविवाह, पॉलीगैमी जैसी जो सामाजिक कुरीतियां थी उनका खुलकर विरोध किया था। उनके निरंतर प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को पारित किया था। यहाँ पर जो तीसरा हमको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है वो गलत है। फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, ये गलत है। संस्कृत में उनकी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, ना कि फारसी भाषा। संस्कृत कॉलेज कोलकाता के प्रमुख भी रहे थे वो। शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार भी किए उन्होंने। तो यहाँ पर 1 और 2 बी आंसर करेक्ट होगा। अगला है 1910 में सिएटल यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1910 में अमेरिका के सिएटल शहर में तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने की थी। ये संस्था प्रवासी भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित करने का केंद्र बनी। बाद में गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट में भी इसका बड़ा योगदान रहा। यह पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जो अमेरिका में इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आया। तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार, डी आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सी बार तो एग्जाम में ऐसा भी होता है। देखिए एसएससी के सीजीएल में अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं 3-4 सालों के तो काफ़ी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लोगे। अब बात आती है कि इतने कम समय में हम पीवाईक्यू कैसे कवर करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पीवाईक्यू हैं उन पर 1 लाइनर एक पैकेज बना दिया है। 10,000 1 लाइनर मैंने आपको दिए हैं जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं। आप इन 1 लाइनर को पढ़ लेना, बहुत हद तक तो क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। बहुत बेस्ट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है पीवाईक्यू का। 10,000 1 लाइनर मात्र 29 रुपये की पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसका प्रिंट ले लो, कुछ 30-40 रुपये में प्रिंट निकल जाएगा। और फटाफट इसको रोज अगर आप 1,000 1 लाइनर भी पढ़ोगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो 2-3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से विद एक्सप्लेनेशन के साथ में पीवाईक्यू दिया हुआ है, 1 लाइनर के फॉर्मेट में दिया है। तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए इस पोर्शन को कवर करना। बहुत हद तक लगभग आपको 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे इसमें से। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इसको छोड़ना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये किताब आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण अकादमिक पुस्तकों में गिनी जाती हैं। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन भारत में 1757 से लेकर 1947 और आगे तक के राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करती हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर बंदोपाध्याय हैं। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। बाकी राइटर भी जो है सुमित सरकार, रोमिला थापर, ये भी बहुत फेमस राइटर है। इनकी बुक भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसके संस्थापक थे मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? पूर्वी दर्शन, ईस्टर्न फिलॉसफी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का प्रचार करना। बाद में यह संगठन भारत में एनी बेसेंट द्वारा प्रसिद्ध हुआ जब इसका मुख्यालय अडियार, चेन्नई में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट करेक्ट आंसर होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दी और राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? किस अधिनियम ने? रॉलेक्ट एक्ट 1919 ने। इसने सरकार को यह अधिकार दिया कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे चलाए विदाउट ट्रायल 2 साल तक जेल में रख सकती हैं। इस अधिनियम के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह हुआ
और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी विरोध का एक भयानक परिणाम था। तो रॉलेट एक्ट 1919। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित थे। ये तीनों अधिकारी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। आईएनए ट्रायल्स 1945 से 1946 में दिल्ली के रेड फोर्ट में हुए थे, जिनमें इन तीनों को ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में मुकदमा का सामना कराया था। इस ट्रायल ने पूरे भारत में आज़ादी के आंदोलन को और तीव्र बना दिया था। तो ये तीनों भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आता है, वैकोम सत्याग्रह किसके विरुद्ध था और क्या गांधी जी ने इसमें भाग लिया था? तो ये सत्याग्रह जो है ये जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था और गांधी जी ने भी इसमें भाग लिया था। वैकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 में त्रावणकोर, जो आज का केरल है, वहां पर हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य था लोअर कास्ट, निचली जाति के लोग मंदिर के पास की सार्वजनिक सड़कों पर चल सके, जहां पर उनके चलने पर प्रतिबंध था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने आंदोलनकारियों को मार्गदर्शन दिया और सरकार व स्थानीय नेताओं के बीच समझौता कराया। अक्सर हम महात्मा गांधी के प्रमुख सत्याग्रहों को डिस्कस करते ही हैं, आंदोलन को डिस्कस करते हैं, बट ये ऐसा आंदोलन है जो आपने बहुत कम सुना होगा, बट एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चन बनाता है। तो वैकोम सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, किसके विरुद्ध था? जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था और गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से सुमेलित है? पहला देखिए, वाई आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह ने लिखी है, बिल्कुल करेक्ट। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, क्या? गलत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। 1944 में अहमदनगर जेल में उन्होंने लिखी थी ये पुस्तक। बाकी हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ये करेक्ट है। हमको बताना है कि कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है, तो बी वाला ऑप्शन गलत तरीके से सुमेलित है। नेक्स्ट आता है, 1929 की इरविन घोषणा में क्या वादा किया गया था? तो इरविन डिक्लेरेशन की बात करें, जिसे दीपावली घोषणा भी कहा जाता है, 31 अक्टूबर 1929 को जारी की गई थी। इसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का भविष्य ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में डोमिनियन, स्वशासी राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा। ये पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कांग्रेस की मांग से कम था, जिससे आंदोलन और भी तीव्र हो गया था। तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस से संबंधित था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चंदन नगर को 1673 में हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने के लिए बंगाल के उस समय के तत्कालीन नवाब से अनुमति प्राप्त करके एक फ्रांसीसी कॉलोनी के रूप में स्थापित किया था। यहाँ पर बंगाल नवाब की बात हो रही है। बंगाल के तत्कालीन नवाब कौन थे उस समय? इब्राहिम खान थे। देखिए, चंदन नगर एक प्रसिद्ध फ्रेंच कॉलोनी थी जो कि 1673 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी। इस कॉलोनी को स्थापित करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय के नवाब ऑफ बंगाल इब्राहिम खान से अनुमति प्राप्त की थी। तो यहाँ पर इब्राहिम खान करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, 1824 में व्यपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कार्यान्वयन के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक कौन थी? कौन थी? कित्तूर चेन्नम्मा। कित्तूर चेन्नम्मा कर्नाटक की कित्तूर रियासत की रानी थी। जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तब उन्होंने एक दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने यह उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रियासत को हड़पने की कोशिश की। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने 1824 में ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किया, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के पहले संघर्षों में गिना जाता है। तो यहाँ पर कित्तूर चेन्नम्मा सी आंसर। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था? तो भारत में पहला यूरोपीय किला फोर्ट इमैनुअल 1503 में पुर्तगाली शासकों ने बनवाया था। यह किला कोच्चि में समुद्र किनारे बनाया गया था। यह उस समय कोच्चि के राजा की अनुमति से बनाया गया था। यह फोर्ट पुर्तगालियों के भारत में व्यापार और शक्ति के पहले ठोस संकेतों में से एक था। इससे पहले किसी भी यूरोपीय देश ने भारत में कोई किला या फिर स्थानीय ठिकाना नहीं बनाया था। तो पुर्तगाली यहाँ पर करेक्ट होगा। कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार इनमें से कौन सा कानून सबसे पहले लागू किया गया था? 4 देखिए अलग अलग कानून दे रखे हमको। भारतीय कारखाना अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मॉर्लेमेंटो सुधार और कार्नवालिस कोड। तो सबसे पहले जो इनमें देखें हम, तो कार्नवालिस कोड जो है वो लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में यह कोड लागू किया था, जो प्रशासन, पुलिस, न्याय और जमींदार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए था। कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था। इसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया।
उसके बाद में इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, और आखिरी में आया था 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो क्रम के अनुसार देखें तो कॉर्नवालिस कोड, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किस योजना पर आधारित था? किस योजना पर आधारित था? डफरिन योजना पर। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, जिन्होंने भारतीयों को शासन में भागीदारी देने की बात की थी। उनकी योजना के आधार पर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना था, जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई, बजट पर चर्चा की अनुमति दी गई और इनडायरेक्ट नॉमिनेशन की व्यवस्था शुरू हुई थी। यह कानून धीरे धीरे भारत में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में पहला कदम था, हालांकि जो अधिकार थे बहुत ही सीमित थे। तो भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस योजना पर आधारित थी? डफरिन योजना पर। अगला है 1850 में जम्मू के डोगरा राजवंश को कश्मीर किस संधि के तहत बेचा गया था? किस संधि के तहत? अमृतसर की संधि के तहत, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद कश्मीर ब्रिटिशों के अधीन आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे 75 लाख नानकशाही रुपए में महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया था, डोगरा के राजा। यह संधि राज्य के निर्माण की नींव थी, जिससे जम्मू और कश्मीर की रियासत अस्तित्व में आई। तो अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बी आंसर। ब्रिटिशों के साथ सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो सब्सिडरी अलायंस एक ब्रिटिश नीति थी, जिसे लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में शुरू किया था। हैदराबाद का निजाम इस गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। इस संधि के तहत शासकों को ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, बदले में वे स्वतंत्र दिखाई देते थे, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहते थे। हैदराबाद का निजाम इस गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था, सी आंसर। कौन सा कानून वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देता है? तो कौन सा कानून? इल्बर्ट बिल 1884। इस बिल को 1883 में लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय नागरिकों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देना। हालांकि ब्रिटिश नागरिकों ने इसका तीव्र विरोध किया, जिससे यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया, और यह घटना जो रही भारतीयों के लिए जुडिशियल इक्वालिटी की मांग का एक प्रतीक बन गई। तो कौन सा कानून? इल्बर्ट बिल 1884। अगला आता है, भारत में ब्रिटिशों द्वारा शुरू की गई रेतबाड़ी प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित थी? किस सिद्धांत पर आधारित थी? रिकार्डो का लगान सिद्धांत। रेतबाड़ी प्रणाली की बात करें, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भूमि कर सीधे किसानों रेतों से लिया जाता था। यह सिद्धांत ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर आधारित था, जिसके अनुसार भूमि की उपजाऊ क्षमता पर कर अधिक होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश सरकार जो है अधिकतम रेवेन्यू कलेक्शन कर पाती थी। तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत, सी आंसर। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी? गुरु घासीदास ने। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य था जातिवाद का विरोध, सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी और दलितों के आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना। तो गुरु घासीदास ने स्थापना की थी। अगला है, नवंबर 1915 में फरवरी 1915 की गदर साजिश में अपनी भूमिका के लिए लाहौर में किसे फांसी दी गई थी? किसे दी गई थी? करतार सिंह सराभा को। गदर पार्टी के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। 1915 की गदर साजिश के तहत उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। उन्हें 19 साल की उम्र में लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। सबसे इंटरेस्टिंग, भगत सिंह ने भी उन्हें अपना आदर्श मान रखा था। तो करतार सिंह सराभा। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा का दैनिक था? तो लाला लाजपत राय ने 1920 में लाहौर से वंदे मातरम नामक एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और स्वतंत्रता संग्राम को जन जन तक पहुंचाना था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो किस भाषा का दैनिक था? उर्दू, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया था? तो अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का झंडा फहराया था। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय ने विदेशी भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो जर्मनी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डूरंट आयोग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? तो डूरंट कमीशन की स्थापना 1893 में हुई थी, जब लॉर्ड लेंसडाउन भारत के गवर्नर जनरल थे। इस कमीशन का उद्देश्य था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डीमार्केट करना, सीमांकित करना। जो रेखा तय हुई वो डूरंट लाइन कहलाती है।
ये लाइन आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी और आज भी यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच जियोपॉलिटिकल विवाद का कारण है। तो लॉर्ड लैंसडाउन, सी आंसर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने करा था, बेगम हजरत महल ने करा था, वीर सावरकर ने या कुंवर सिंह ने? इस देखिए पॉइंट से काफी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं 1857 के विद्रोह से रिलेटेड कि अलग अलग क्षेत्रों में किन किन ने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, वहां से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर बात हो रही है कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? बेगम हजरत महल ने किया था। वे अवध की शासिका थी और अपने बेटे बिरजिश कद्र की ओर से शासन करती थी। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खुलकर युद्ध किया और जनता का समर्थन प्राप्त किया था। कानपुर से बात करें तो नेतृत्व कौन कर रहे थे? तात्या टोपे कर रहे थे। बिहार से कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर से नाना साहिब, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम रेले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। किस कमीशन की सिफारिश पर? रेले कमीशन की। इस कमीशन को 1902 में लॉर्ड कर्जन ने गठित किया था, जो उस समय के वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को रेगुलेट करना और यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को सीमित करना। इसीलिए नेशनलिस्ट लीडर, राष्ट्रवादी नेताओं ने इस अधिनियम का विरोध किया क्योंकि यह एकेडमिक फ्रीडम में हस्तक्षेप माना गया। तो यहाँ पर रेले आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर भारत के लास्ट मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया और उन्हें निर्वासन में रंगून बर्मा भेज दिया। कहाँ पर? रंगून बर्मा में। डी आंसर। 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हुआ था। यह कदम सिंबॉलिक था क्योंकि इसके साथ ही मुगल डायनेस्टी का औपचारिक रूप से अंत हो गया था। तो डी बर्मा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल भेजे गए पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले इंडियन जर्नलिस्ट थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने जेल भेजा था। उन्होंने अखबार द बंगाली में एक ब्रिटिश जज की आलोचना की थी, जिसके लिए उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना में 2 महीने की सजा दी गई थी। वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक भी थे और आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े थे। जबकि अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाद में 1897 में सेडिशन, राजद्रोह के आरोप में उन्हें जेल भेजा गया था। तो अगर पहले की बात करें तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? किस स्टेशन पर? पीटर्समैरिट्सबर्ग पर। 1893 में जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें पीटर्समैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक गोरे यात्री की शिकायत पर ट्रेन से जबरन उतार दिया गया। यह घटना तब हुई जब गांधी जी ने फर्स्ट क्लास डिब्बा छोड़ने से इनकार कर दिया था। यही घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी और आगे चलकर उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। यहीं से उन्होंने पहली बार रेसिज्म, नस्लवाद का अनुभव किया था। तो यहाँ पर ए आंसर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें। वेवेल योजना, सीआर फॉर्मूला, एटली की घोषणा, डायरेक्ट एक्शन डे और कैबिनेट मिशन। तो अगर कालक्रम में अगर हम जमाएं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो सीआर फॉर्मूला सबसे पहले आता है 1944। सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत एक योजना जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो सके। इसके बाद अगले क्रम में आता है वेवेल योजना, लॉर्ड वेवेल द्वारा राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के लिए प्रस्तावित योजना 1945 की। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 का, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत की स्वतंत्रता और शासन की योजना के लिए भेजा गया प्रतिनिधिमंडल। फिर 16 अगस्त 1946 को आता है डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग द्वारा बुलाया गया विरोध जिससे भीषण कम्युनल राइट्स सांप्रदायिक दंगे हुए। एंड 1947 में आखिरी में एटली डिक्लेरेशन, एटली की घोषणा। ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता की तिथि की घोषणा की जून 1948 तक। तो ये सीक्वेंस है 2, 1, 5, 4 और 3। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म, पवनार या साबरमती? तो पवनार आश्रम की स्थापना जो है आचार्य विनोबा भावे ने की थी, जो कि वर्धा जिले में स्थित है। सेवाग्राम, साबरमती, टॉलस्टॉय फार्म, इन सब की स्थापना स्वयं महात्मा गांधी जी ने की थी। तो यहाँ पर सी आंसर पवनार। ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, यह प्रसिद्ध कथन गांधी जी ने किस अवसर पर कहा था? किस अवसर पर कहा था? दांडी में सार्वजनिक रूप से नमक कानून तोड़ने पर। 1930 में जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था और दांडी मार्च किया था, तब उन्होंने यह प्रतीकात्मक वाक्य कहा था, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। यह एक सिविल डिसओबीडियंस, असहयोग, अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी में समुद्र किनारे से नमक उठाकर ब्रिटिश मोनोपोली एकाधिकार को तोड़ा था। बी आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? किस विश्वविद्यालय में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उन्होंने 9 जनवरी 1915 को भारत में कदम रखा था। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहली बार एक पब्लिक स्पीच दी थी। यही कारण है कि हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 2003 में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत लौटने पर महात्मा गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चोरी चौरा घटना के बाद गिरफ्तार लोगों का विविध बचाव किसने किया था? तो चोरी चौरा कांड की बात हो रही है। 1922 में हुआ था ये, जब ब्रिटिश पुलिस द्वारा हिंसा के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया और कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। मदन मोहन मालवीय और उनके पुत्र कृष्णकांत मालवीय ने इन लोगों की लीगल डिफेंस की जिम्मेदारी ली थी। उनकी दलीलों के कारण कई अभियुक्तों की डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड को घटा दिया गया। तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। बी आंसर। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो धर्म सभा के संस्थापक के रूप में किन्हें देखा जाता है? राधाकांत देव को देखा जाता है। इन्होंने 1830 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की। यह संस्था मुख्य रूप से ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, पारंपरिक हिंदू के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जो कि रिफॉर्म मूवमेंट्स के विरुद्ध थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो तत्वबोधिनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। तो यहाँ पर राधाकांत देव, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पपीता, अनानास और अमरूद भारत में किसके द्वारा लाए गए थे? तो पपीता, अनानास मतलब पाइनएप्पल और गुआवा अमरूद जैसे फल 16वीं 17वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी द्वारा भारत लाए गए थे। ये फल ट्रॉपिकल अमेरिकाज, उष्णकटिबंधीय अमेरिका के मूल निवासी हैं। इनका भारत आगमन जो है ये कोलंबियन एक्सचेंज का हिस्सा था, जिसमें क्रॉप्स मतलब फसलें, जानवर और संस्कृतियां का आदान प्रदान हुआ था। ये प्रक्रिया यूरोपियन एक्सप्लोरेशन के कारण संभव हुई थी। तो पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। उन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोपिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल करेक्ट है। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ये कथन बिल्कुल गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, न कि राजा राम मोहन राय ने। और हमको गलत कथन ही पहचानना है, तो बी वाला जो कथन है क्लियर समझ में आ रहा है कि गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि सभी मानवों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? किस वर्ष? 1940 में। लाहौर अधिवेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के लिए ऑटोनॉमी की मांग की थी। यह प्रस्ताव पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। पाकिस्तान नाम की कल्पना सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक पैम्पलेट पर्चे में की थी। इसमें उन्होंने पंजाब, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र में शामिल करने की बात कही थी। तो 1940। नेक्स्ट है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। इसकी प्रेरणा केशव चंद्र सेन से उन्हें मिली थी। यह समाज मोनोथिज्म को बढ़ावा देता था और कास्ट सिस्टम का विरोध करता था। इसके मुख्य सदस्य कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे और GR भंडारकर। इसका उद्देश्य क्या था? समाज से ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादिता और सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयों को हटाना। तो 1867, डी आंसर। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। कौन था? चौधरी रहमत अली, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र और प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रवादी थे। उन्होंने 1933 में एक पैम्पलेट मतलब पर्चे, नाव और नेवर में
पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जो मूलतः पाकिस्तान था। इसे बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन की नींव माना गया। तो चौधरी रहमत अली, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? किस सत्याग्रह में? बारदोली। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लगान 30% तक बढ़ा दिया। वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया और महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो बारदोली सत्याग्रह, बी आंसर। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जब गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया, उसी समय सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में वेदारण्य मार्च की शुरुआत की थी। ये मार्च नागपट्टनम से वेदारण्यम तक किया गया था, जहां उन्होंने सॉल्ट लॉ का उल्लंघन किया। यह आंदोलन भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एक हिस्सा था। तो श्री राजगोपालाचारी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो युगांतर जो पत्रिका थी, एक क्रांतिकारी पत्रिका थी जिसकी शुरुआत 1906 में कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना बारिंद्र कुमार घोष ने की थी। ये पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो युगांतर। बाकी सभी तलवार, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन सोशलॉजिस्ट, ये सभी विदेश में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो निजाम हैदराबाद रियासत के शासकों की बेसिकली उपाधि थी। आखिरी निजाम की बात करें तो मीर उस्मान अली खान थे, जिन्होंने 1911 से 1948 तक शासन किया था। ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद को इंडियन यूनियन में मिला लिया था। निजाम एक समय विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। उनका शासन आसफ जाही वंश से संबंधित था, जिसकी शुरुआत मीर कमर उद्दीन सिद्दीकी ने की थी। तो यहाँ पर मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? 1780 में। जेम्स ऑक्सटक हिक्की ने यह प्रकाशित किया था। यह भारत का पहला इंग्लिश लैंग्वेज साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसे हिक्कीज गजट भी कहा जाता है। यह पेपर खास करके ब्रिटिश ऑफिशियल्स की आलोचना के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर 1780 ए आंसर। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? तो त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई थी, जिसमें लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा ने हस्ताक्षर किए थे। इस ट्रीटी का उद्देश्य था दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह सुजा को काबुल का शासक बनाना। यह ट्रीटी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, पहला अंग्रेज अफगान युद्ध का आधार बनी। ब्रिटिशर्स ने शाह सुजा को सत्ता में बैठने के लिए सहायता दी थी। तो डी आंसर। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? तो कौन सी विधि विकसित करी थी? महालवाड़ी सिस्टम को। महालवाड़ी प्रणाली 1822 में होल्ट मैकेंजी ने प्रस्तावित की थी। इसे रॉबर्ट मंटिसबर्ड ने लागू किया। इस प्रणाली में रेवेन्यू राजस्व पूरे महल, गांव या जागीर पर लगाया जाता था। रेवेन्यू की जिम्मेदारी ग्राम समुदायों पर होती थी, न कि व्यक्तिगत किसानों पर। यह प्रणाली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और सेंट्रल इंडिया में लागू की गई थी। यहाँ पर महालवाड़ी प्रणाली, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला है, किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो किसके अनुसार? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि प्रणाली के अनुसार। सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इसके अंतर्गत इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी को अपनी रियासत में रखने की अनुमति देनी होती थी। उन्हें इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, स्वतंत्र सैन्य बल रखने की अनुमति नहीं होती थी। इसके बदले उन्हें एनुअल सब्सिडी, वार्षिक सहायता शुल्क देना पड़ता था। ये प्रणाली बेसिकली भारतीय राज्यों को ब्रिटिशर्स के अधीन लाने का एक तरीका था। तो सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, बी आंसर करेक्ट है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? तो करेक्ट आंसर है इसका 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर रिजोल्यूशन में मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, तब उसका मकसद क्या था? सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, एक जनरल स्ट्राइक और प्रदर्शन के रूप में। लेकिन यह दिन कम्युनल वायलेंस में बदल गया, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हजारों लोग जो है वो मारे गए। तो 16 अगस्त 1946 ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी?
तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? 1500 ईस्वी में कालीकट पे। सी आंसर सही होगा। ये पेड्रो अल्वारेस काब्राल के आगमन के बाद बनाई गई थी। कालीकट एक प्रमुख पोर्ट सिटी था जहां से मसाले का व्यापार होता था। तो कालीकट सही आंसर है। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन माउंटबेटन प्लान को स्वीकार करने के लिए बुलाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। विभाजन पर सहमति सबको नहीं थी, लेकिन उस समय इसे लीस्ट हार्मफुल ऑप्शन के तौर पर माना गया ताकि देश में और हिंसा रोकी जा सके। कृपलानी अक्टूबर 1947 से कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो जेबी कृपलानी सी आंसर। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? किसने अपनाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी? पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा। वह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय था 1505 से लेकर 1509 के बीच में। इस नीति में मुख्य फोकस था समुद्री व्यापार पर कंट्रोल, न कि भूमि पर अधिकार। उनका मानना था कि जो समुद्र को नियंत्रण करेगा वो व्यापार को नियंत्रित करेगा। उन्होंने पुर्तगाली नेवी को मजबूत किया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, जेबी कृपलानी या अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। जेबी कृपलानी की बात करें तो संविधान सभा के सदस्य तो थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। ये फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल 7 सदस्य थे, जिनमें शामिल थे बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी, टी.टी. कृष्णमाचारी, सादुल्ला और माधवराव। तो यहाँ पर जेबी कृपलानी सी आंसर करेक्ट होगा, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयाँ पुर्तगालियों ने हारी थी? गोवा की लड़ाई, चोल की लड़ाई, दीव की लड़ाई या स्वाली की लड़ाई? तो बैटल ऑफ चोल पुर्तगालियों की हार हुई थी इसमें 1508 में। यह लड़ाई थी एक कॉलिजन गठबंधन के खिलाफ, जिसमें थे ममलूक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, गुजरात सल्तनत और जमोरियन ऑफ कालीकट। इसके बाद बैटल ऑफ स्वाली की बात करें 1612 में हुई थी। यहाँ भी पुर्तगालियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार का सामना करना पड़ा था। बैटल ऑफ दीव और बैटल ऑफ गोवा में पुर्तगालियों ने जीत दर्ज की थी। तो 2 और 4 सी आंसर। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश रूल भारत में जून 1948 तक समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने हालात को देखते हुए यह तारीख जो है 15 अगस्त 1947 निर्धारित की। तो जून 1948 तक इन्होंने घोषणा करी थी। ए आंसर। अगला है, भारत में पहला छापाखाना किसने स्थापित किया था? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के अंदर किसने स्थापित की थी? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो पुर्तगालियों ने फ्रांसिस जेवियर की पहल पर 1556 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। डी आंसर। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं? अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को रोकने के लिए लड़ा गया था। ये लिटन की गर्वपूर्ण आरक्षित नीति का परिणाम था। अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद के साथ एक समझौता किया और उसे संप्रभु शासक के रूप में भी मान्यता दी। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो यह युद्ध ग्रेट गेम का हिस्सा था। ब्रिटेन और रशिया के बीच अफगानिस्तान में प्रभाव के लिए संघर्ष। तो ये वाला कथन सही है। स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। प्राउड रिवर्स पॉलिसी लॉर्ड लिटन की नीति थी और यह सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर से संबंधित है। एंड स्टेटमेंट 3 की बात करें तो ये भी करेक्ट है। युद्ध के बाद दोस्त मोहम्मद को फिर से अफगान शासक के रूप में मान्यता दी गई थी। तो केवल 1 और 3 सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, टॉर्डेसिलस की संधि किस वर्ष पर हस्ताक्षरित हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस की बात करें तो जून 1494 को स्पेन और पोर्तुगल के बीच में साइन की गई थी। इसका उद्देश्य था नई खोजी गई जमीनों को आपस में बांटना। इस ट्रीटी के तहत अटलांटिक महासागर में काल्पनिक रेखा के वेस्ट का भाग स्पेन को और ईस्ट का भाग पुर्तगाल को मिला था। तो 1494 डी आंसर। अगला है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश रूल ब्रिटेन के शासन को खत्म करना और भारत को स्वतंत्र कराना। लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता और संस्थापक थे। उन्होंने पार्टी का समाचार पत्र गदर भी चलाया, जिसके नाम पर इस पार्टी का नाम पड़ा। तो लाला हरदयाल
बी आंसर। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में बनाया था। ये चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। ये इंडिया में पहला अंग्रेजी किला था। इसकी तुलना में फोर्ट विलियम 1696 में कोलकाता में बनाया गया था। तो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था जिसमें एक यूरोपीय अध्यक्ष था? तो कौन सा अधिवेशन? 1888 का इलाहाबाद सत्र, इलाहाबाद सेशन। 1888 में इलाहाबाद सेशन में जॉर्ज यूल पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूल एक स्कॉटिश मर्चेंट, स्कॉटलैंड के व्यापारी थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। 1887 मद्रास सत्र में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। एंड 1896 का जो सत्र था उसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी, इनको भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर 1888 इलाहाबाद सत्र करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब्रिटिश बेदरा की लड़ाई 1759 में डच से हार गए थे। ब्रिटिश ने वांडीवाश की लड़ाई 1760 में फ्रांसीसियों को हराया। ब्रिटिश ने स्वाली की लड़ाई 1612 में पुर्तगालियों को हराया। ब्रिटिश ने कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों को अर्काट की घेराबंदी में हराया। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पर? पहला वाला कथन, ब्रिटिश बेदरा की लड़ाई 1759 में डच से हार गए थे। देखिए, बेदरा की लड़ाई जो हुई थी, डच को ब्रिटिशों ने हरा दिया था, न कि ब्रिटिश हारे थे। इस लड़ाई के बाद भारत में डच पावर कमजोर पड़ी थी और ब्रिटिश सुप्रीमेसी मजबूत हुई थी। ब्रिटिशों का वर्चस्व जो है वो बढ़ गया था। बाकी तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला कथन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नरमपंथियों की राजनीतिक मांग थी? इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग या उपयुक्त सभी। तो मॉडरेट्स नरमपंथी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेता थे 1885 से लेकर 1905 तक के। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, संवैधानिक तरीकों का समर्थन करते थे। ये लोग वायलेंस, रिवॉल्यूशन, हिंसक क्रांति में विश्वास नहीं रखते थे। इनकी प्रमुख मांगें थी भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा, प्राइमरी एजुकेशन का प्रसार एंड ब्रिटिश एम्पायर के भीतर स्वराज, मतलब स्वशासन की मांग। तो यहाँ पर जो हमको कथन दे रखे हैं ये सभी राजनीतिक मांग थी इन सभी की। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रीटी 18वीं शताब्दी के किस युद्ध की भूमिका थी? वांडीवाश की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई या गोवा की लड़ाई। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी एक बहुत ही दुखद घटना थी जो जून 1756 को फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी, जब नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यह किला छीन लिया। तो कथित तौर पर उन्होंने 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स, कैदियों को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया। इसमें से केवल सिर्फ 23 ही जिंदा बच पाए। यह घटना ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध का कारण बनी, जो अंततः बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में लड़ी गई। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। तो प्लासी की लड़ाई बी आंसर सही होगा। अगला है, 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कर सके। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड विलियम हंटर थे, इसीलिए इसे हंटर कमेटी नाम दिया गया। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, हंटर कमेटी। इस घटना में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन के प्रति रोष और आंदोलन तेज हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर एक मूवी भी अभी रिसेंटली आई है, केसरी 2। आप एक बार वो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर की संधि, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, मंगलोर की संधि, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध, सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो कौन सा कथन यहाँ पर सुमेलित नहीं है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी उसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी, न कि मैसूर की संधि। तो पहला वाला कथन ही यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा कि जो कि गलत है। बाकी सेकेंड वॉर के बाद में मंगलोर की संधि हुई थी, थर्ड वॉर के बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और चौथी वॉर में कोई भी ट्रीटी नहीं हुई थी क्योंकि टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए थे और मैसूर को ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया गया था। तो सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि जो है वो थोप दी गई थी उसके बाद। तो ए आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था, अली बंधु ने, महात्मा गांधी ने या अबुल कलाम आजाद ने करा था? तो करेक्ट आंसर है इसका अली बंधु ने। खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 से 1924 तक चला था, जिसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा इस्लामी दुनिया के धार्मिक नेता की सत्ता और सम्मान को बचाना। ये एक मुस्लिम आंदोलन था जो कि अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई। बाद में महात्मा गांधी भी इससे जुड़े। इसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला था। तो अली बंधु यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? कंजर्वेटिव पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लिबरल पार्टी थी या लेबर पार्टी? तो कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था। उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। लेबर पार्टी ने सत्ता हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर और आज़ादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी पार्टी की सरकार ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो यहाँ पर लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में आयोजित अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को कब अंगीकृत किया था? तो किस अधिवेशन में? नागपुर सेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर सेशन में 1920 को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को अपनाया था। इस सेशन की अध्यक्षता करी थी श्री विजय राघवाचारी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था, जिससे लोकल लीडरशिप, स्थानीय नेतृत्व और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिले। तो नागपुर ए आंसर। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे जिन्होंने दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की। उसी वर्ष उन्होंने गुलामगिरी, गुलामी की स्थिति नामक पुस्तक लिखी थी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को मॉडर्न इंडिया की पहली महिला शिक्षक माना जाता है। उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल 1848 में पुणे में खोला था। कहाँ पर? पुणे में। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो ज्योतिबा फुले, डी आंसर करेक्ट होगा। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? किसे जाना जाता था देशबंधु के नाम से? चित्तरंजन दास को। देशबंधु, देश का मित्र की उपाधि दी गई थी। वो बंगाल के प्रसिद्ध लॉयर, नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उनका योगदान विशेष रूप से लेजिस्लेटिव अपोजिशन के माध्यम से था। तो यहाँ पर चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक, यानी लगभग 8 वर्षों तक गवर्नर जनरल रहे थे। भारत के सर्वोच्च ब्रिटिश अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उनके काल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया गया था, जिससे कई प्रिंसली स्टेट को, रियासतों को शामिल कर लिया गया। इसके अलावा उन्होंने रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल रिफॉर्म्स जैसे बड़े काम भी, बदलाव भी किए थे। तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो की बात करेंगे तो 1936 से लेकर 1943 तक इन्होंने सेवा दी थी, लेकिन वो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों थे, इसीलिए करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। अगला लेते हैं, भारत की एकमात्र आशा उस जनता से है उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं, ये कथन किसका है? द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द मासेस, द अपर क्लास आर फिजिकली एंड मॉरली डेड, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने यह कथन देकर ग्रास रूट एम्पावरमेंट, मतलब जन सामान्य को शक्ति देने की महत्ता बताई थी। उनका मानना था कि भारत की शक्ति कॉमन पीपल में है, न कि उच्च वर्ग में है। विवेकानंद की बात करें तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी स्पिरिचुअल और सोशल सर्विस के कार्यों में लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का कथन है ये। भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को किस देश के अधिकारियों ने प्रवेश से मना कर दिया था? तो 1914 में कोमागाटा मारू जहाज में 376 भारतीय यात्रियों को कनाडा में उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस जहाज में अधिकतर सिख यात्री थे। कनाडा सरकार के डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन के चलते उन्हें वापस भारत भेज दिया गया था। तो कनाडा यहाँ पर करेक्ट होगा। देव समाज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी 1887 में। इसका मुख्यालय था लाहौर में। ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो नैतिकता और आत्मशुद्धि पर जोर देता था। यहाँ पर लाहौर करेक्ट होगा। अगला है, 19वीं सदी के भारत के समाज सुधारकों में से स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका कौन थी? ताराबाई शिंदे।
ताराबाई शिंदे ने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक लिखी जो भारत में नारीवाद की शुरुआती कृति में से गिनी जाती है। इसमें उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाली सामाजिक अन्याय, पुरुष प्रधान सोच की कड़ी आलोचना की है। तो यहाँ पर ताराबाई शिंदे सही होगा। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए किस आयोग को नियुक्त किया था? तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने फ्रेजर कमीशन गठित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। इसका उद्देश्य यह था कि भारत में पुलिस प्रणाली की कमियां जानना और सुधार सुझाना। तो फ्रेजर कमीशन करेक्ट होगा। 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी? सुचेता कृपलानी ने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी उत्तर प्रदेश से 1963 में, सुचेता कृपलानी। खेड़ा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल के साथ गांधी जी की सहायता किसने की थी? तो खेड़ा आंदोलन 1918 में किसानों की कर माफी की मांग के लिए हुआ था। इसमें गांधी जी के साथ में वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने अहम भूमिका निभाई थी। तो गांधी जी की सहायता किसने करी थी? इंदुलाल याग्निक। पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य नेशनल मोटो के रूप में लोकप्रिय बनाया। ये वाक्य जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आज भी राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इस सीरीज़ के जो भी वीडियोस आते जा रहे हैं उनके टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरा 100 आवर्स GS का जो कोर्स है स्पेशली SSC CGL के लिए जो रीलॉन्च किया गया है, 500 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 5 मंथ की वैलिडिटी है, उसमें आपको इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आप PDF भी ले सकते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से। तो बार बार क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो 10,000 मैंने वन लाइनर दिए आपको SSC CGL के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड वन लाइनर है वो, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने उसके अंदर डाले हैं। 10,000 वन लाइनर ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसी में से देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। 29 रुपये की PDF है, मात्र 40-50 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा। फटाफट उसको पढ़ डालो, 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लो, बहुत अच्छा आपका स्कोर होने वाला है। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।